प्यारे बच्चों, भोजन के बाद मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है कपड़ा। कपड़ा यानी वस्त्र यानी फैब्रिक। और कपड़ों की आवश्यकता मनुष्य को क्यों होती है? कपड़े मनुष्य को मौसम की प्रतिकूलताओं से बचाते हैं, सर्दी गर्मी से बचाते हैं। कपड़े मनुष्य के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते हैं। क्या आपने कपड़ों के बारे में कभी जानने का प्रयास किया? कपड़े हमें कैसे, कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्यारे बच्चों, कभी किसी कपड़े की दुकान के ऊपर जाइए, अपने आसपास चारों ओर विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनने वाले बच्चों को, पुरुषों को, महिलाओं को देखिए, तो आप उनमें देखेंगे, पाएंगे विभिन्न प्रकार के रंगों के, विभिन्न प्रकार के कपड़े वो पहनते हैं, उपयोग करते हैं। यदि हम किसी कपड़े की बुनावट को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कपड़ा केवल एकल इकाई नहीं है, वह अनेक छोटी छोटी इकाइयों का समूह है। इसको विस्तार से जानने के लिए आप किसी एक कपड़े का छोटा टुकड़ा लीजिए जिसमें एक विशेष क्रम से धागों को बुना जाता है। आप उसमें से सावधानी से एक धागे को खींच करके निकालिए। आप उस धागे को हाथ में लेकर के देखेंगे, नाखून से रगड़ेंगे तो देखेंगे कि यह धागा एक लड़ियों से बना हुआ है। और उन लड़ियों को भी अगर हम अनट्विस्ट करते हैं, दोबारा से खोलते हैं, तो उससे और भी महीन रेशे उसके अंदर मिलते हैं। इन्हीं रेशों को फाइबर या तंतु कहा जाता है। आज हम इसी तंतु या फाइबर के बारे में गहराई से जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये रेशे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? आज से लगभग 100 साल पहले तक व्यक्ति केवल प्राकृतिक रेशों का प्रयोग करता था। प्राकृतिक रेशों से अभिप्राय पेड़ पौधे, उनसे प्राप्त रेशे या जीव जंतुओं से प्राप्त रेशे। पेड़ पौधों से प्राप्त रेशों से अभिप्राय क्या है? ऐसे रेशे जो हमें पेड़ पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, पटसन, मूंज, सन आदि के रेशे। और जीव जंतुओं से प्राप्त रेशे जैसे भेड़, ऊंट, खरगोश, बकरी, याक आदि के बालों से प्राप्त रेशे। इन रेशों का ही प्रयोग लगभग 100 साल पहले तक किया जाता था। क्या आप जानते हैं कि व्यक्ति ने वस्त्रों का प्रयोग कैसे आरंभ किया होगा? हम इतिहास में जाते हैं तो हजारों साल पहले व्यक्ति ने सबसे पहले पेड़ के पत्तों या पेड़ के तने की छालों या जीव जंतुओं की त्वचा से वस्त्रों का पहनना शुरू किया था। लेकिन उसके बाद तदंतर उसने विकास पाते हुए इस प्रकार के प्राकृतिक रेशों से वस्त्रों का निर्माण आरंभ किया और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की। मानव की वस्त्रों की यह यात्रा पेड़ पौधों के पत्तों, उसकी छाल, जीव जंतुओं की त्वचा और प्राकृतिक वस्त्रों से आरंभ हो करके अब कृत्रिम सिंथेटिक वस्त्रों तक आ पहुंची है। सिंथेटिक वस्त्रों में नाइलॉन, टेरिकॉट, पॉलिस्टर, पॉलीवूल, एक्रिलिक आदि हैं। हम सबसे पहले जानते हैं कि प्राकृतिक रेशों की निर्माण प्रक्रिया क्या होती है। उसमें सर्वाधिक प्रयोग होने वाला रेशा हमें कपास के पादप से प्राप्त होता है। और कपास का पादप, कपास का पौधा आप सबने देखा होगा ना। कपास का पौधा हमारे यहाँ आसपास के खेतों में बहुतायत में उगाया जाता है। यह लगभग जहाँ पर समतल काली मिट्टी होती है वहाँ पर उगाया जाता है। यह एक झाड़ूनुमा पौधा होता है। इसके ऊपर एक गोल फल के रूप में एक गोलक लगता है। वह गोलक गर्मी के प्रभाव से खिल करके बिल्कुल श्वेत पुष्प की भांति खिलता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसी कपास के पौधे के गोलक से हम रेशों को निकाल करके धागों का निर्माण करते हैं। इसकी निर्माण की भी एक विशेष प्रक्रिया है। इसी गोलक के अंदर इन रेशों के बीच में छुपा हुआ कपास के पौधे का बीज होता है। उस बीज को अलग करने के लिए कंकतन नाम का एक यंत्र प्रयोग किया जाता है। उससे रेशों को खींचा जाता है और बीज को अलग किया जाता है। इसी को कपास का ओटना कहते हैं। और
कपास के गोलकों को पौधे से अलग करने के लिए हस्तचयन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। हस्तचयन का अभिप्राय गांव के अंदर जाने वाला कृषक या कृषक महिलाएं हाथों से उनका चयन करती हैं। उसके बाद कंकतन विधि से उससे बीजों को अलग किया जाता है, जिसे ओटना कहते हैं। इसके बाद इन रेशों से धागे का निर्माण किया जाता है। आप कपास के गोलक से निकले हुए रुई के एक टुकड़े को लीजिए, उसे अपनी तर्जनी और अंगूठे के बीच पकड़ते हुए खींचिए और उसे थोड़ा सा घुमाइए। आप देखेंगे कि उसके रेशे पास आकर के एक धागे का रूप लेते हैं। इसी प्रकार की प्रक्रिया धागा निर्माण की प्रक्रिया होती है। इसी को कताई कहते हैं। कताई के लिए पहले चरखे का प्रयोग किया जाता था, तकली का प्रयोग किया जाता था। आजकल यह कताई की प्रक्रिया मशीनों के द्वारा भी होती है। इस प्रकार से हमारा धागे का निर्माण होता है। प्राकृतिक रेशों के रूप में प्रयोग किए जाने वाला दूसरा प्रमुख रेशा पटसन का है। पटसन मुख्यतः बंगाल, बिहार, आसाम आदि तराई वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसका पौधा पूर्णतः विकसित होने में लगभग 7-8 फुट की ऊंचाई का होता है। उससे रेशा प्राप्त करने के लिए पूर्णतः विकसित पौधे के तने को काट करके उसका गट्ठड़ बना करके तालाबों के अंदर डुबोया जाता है और काफी दिनों तक डूबा रहने के बाद इसका तना उससे गुदेदार पदार्थ गल करके अलग हो जाता है और केवल रेशा अलग बच जाता है। उसी रेशे का प्रयोग बाद में वस्त्रों के निर्माण के लिए किया जाता है। पटसन के माध्यम से बोरियां, टाट, पट्टियां, बैग, जूट के थैले आदि चीजों का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा नारियल तो आपने देखा होगा ना, नारियल जो फल लगता है उसके ऊपर रेशे लगे होते हैं। वो रेशे थोड़े कठोर होते हैं। वस्त्रों के रूप में तो उनका प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन चटाई, फर्श, कालीन आदि बनाने के लिए उनका प्रयोग अवश्य किया जाता है। इनके अतिरिक्त भांग, सन आदि के पौधों का प्रयोग भी हमारा रेशों के रूप में किया जाता है। प्यारे बच्चों, हमने विभिन्न प्रकार के रेशों और रेशों से धागों के निर्माण की प्रक्रिया को समझा। अब हम जानते हैं इन रेशे धागों से वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया के बारे में। इनके निर्माण की प्रक्रिया की अनेकानेक विधियां हैं। पहले समय में हाथों से विभिन्न प्रकार के धागों के आर और पार ताना या बाना बुन करके बुनाई की जाती थी। आपने कभी अपनी दादी या नानी को देखा होगा तो वो अपने हाथ से घरों में दरियां बनाती थी, चौसी के कपड़े वगैरह बनाती थी। आप उस कपड़े के अंदर देखिए, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, इस प्रकार से वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया की जाती है। इस प्रकार की वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया वीविंग यानी बुनाई कही जाती है। बुनाई का एक और तरीका है। आपने सर्दियों में कभी अपनी मम्मा को या दादी को स्वेटर की सिलाई से बुनाई करते हुए भी देखा होगा। उसको नीटिंग कहा जाता है। यह एक विशेष प्रकार की वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है। आजकल वीविंग और नीटिंग, पहले वीविंग और नीटिंग दोनों हाथों से की जाती थी, लेकिन आजकल विद्युत यंत्रों के प्रयोग से ये मशीनों द्वारा भी की जाती है। प्यारे बच्चों, आज हमने जाना किस प्रकार से हमें रेशे प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से प्राप्त होते हैं, किस प्रकार से रेशों से हम धागों का निर्माण करते हैं, फिर धागों के बुनाई से हम वस्त्रों का निर्माण करते हैं। अपेक्षा करते हैं कि आपको यह विषय पूर्णतः समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। बाय।